जिस तेजी से हमारे इतिहास के बारे में नई खोजें हो रही है, उन्होंने हमारे पुराने समय के बारे में जो सोच है उसे पूरी तरह से बदल ही दिया है। और कभी कभार जो कहानियाँ सदियों से लोग सुन रहे थे उनमें बहुत ज्यादा असलियत भी रहती है। तो चलो इस बार हम आपको इतिहास के समय में लेके जाकर इन कहानियों की असलियत बताएंगे। नंबर 10, प्री हिस्टोरिक हिस्टोरियंस। 1994 में शौलित गुफा को दक्षिणी फ्रांस में खोजा गया था। इस गुफा के अंदर की दीवारों पर 100 से भी ज्यादा ऐतिहासिक पेंटिंग निकाली गई थी। यहाँ शेर, गेंडा, हिरन और यहाँ तक कि ममित मतलब लंबे दांत वाले हाथी की पेंटिंग भी निकाली गई है। लेकिन यहाँ एक पेंटिंग इस बाकी पेंटिंग से काफी ज्यादा आश्चर्यकारक थी। उस पेंटिंग में एक हिरन के सर से रोशनी निकल रही थी, लेकिन लेयर बाय लेयर एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि ये रोशनी पिछले निकाले किसी पेंटिंग की थी। और इस हिरन के पेंटिंग के पीछे की पेंटिंग और भी ज्यादा आश्चर्यकारक थी, क्योंकि ये एक फटे हुए ज्वालामुखी की पेंटिंग थी। जब तक इस पर हिरन की पेंटिंग नहीं निकाली गई थी, इस पेंटिंग को वहाँ के लोग सदियों से देखते आ रहे थे। और साथ में भगवान गुस्सा होकर कोहराम मचाने की कहानी भी यहाँ से चली आ रही थी। लेकिन 2016 में हुई खोज से पता चला कि ये सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं है, बल्कि इतिहास में हुई एक घटना का बड़ा सबूत भी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस पेंटिंग को 35,000 साल पहले बनाया गया था। और जियोलॉजिस्ट के हिसाब से उस समय शौलित गुफा से 32 किलोमीटर दूर एक एक्टिव ज्वालामुखी था। और इस पेंटिंग को बनाने के कुछ समय पहले ही यह ज्वालामुखी फट गया था और साथ में इसने बहुत सारा लावा और गैसेस को भी हवा में छोड़ दिया था। इस ज्वालामुखी के फटने का समय और इस पेंटिंग के बनने का समय मेल खाने की वजह से एक्सपर्ट को लगता है कि यह पेंटिंग इस घटना को देखने के बाद बनाई गई थी। इसका मतलब शौलित गुफा में इतिहास की सबसे पहली पेंटिंग ही नहीं, बल्कि इतिहास में सबसे पहले रिकॉर्ड की हुई घटना का सबूत भी है। नंबर 9, पेलेस बैड हेयर डे। आप सब ने हवाई नाम तो सुना ही होगा, और इसी हवाई कल्चर में ऐसा माना जाता था कि ज्वालामुखी को पेले नाम की देवी कंट्रोल करती है। पेले को आग, बिजली, हवा, नाच और ज्वालामुखी की देवी माना जाता है। हवाई कल्चर में कहा जाता है कि पेले एक एक्टिव ज्वालामुखी में रहती है और समय समय पर ज्वालामुखी फूटने की घटनाएं भी करती है। ऐसा माना जाता है कि पेले देवी का गुस्सा शांत होने पर इनके होने का प्रतीक आपको लावा और ज्वालामुखी के इर्द गिर्द इस स्वरूप में देखने को मिलेगा। इनके बाद जियोलॉजिस्ट की ज्वालामुखी की अंडरस्टैंडिंग और लावा से निकलने वाले गैसेस को जानने के बाद पता चला कि यह कहानी सच है। पहले देवी के बाल ज्वालामुखी के फूटने के बाद पत्थर और पेड़ पर जरूर देखने को मिलते हैं, पर ये अजीब बाल लावा में स्थित मोल्टन बैलिस्टिक ग्लास से बनते हैं। जब लावा बाहर फेंका जाता है तब लावा में स्थित ये मटेरियल ठंडा होकर इन बालों के आकार में बदल जाता है। उस समय लोगों को साइंस और जियोलॉजी के बारे में पता नहीं था और इस तरह से उन्होंने कहानियां बना दी। और इस कहानी के लिए हम हवाई में रहने वाले पूर्वजों को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते, जिन्होंने ज्वालामुखी से निकलने वाले पेले के बाल समझ लिया था। नंबर 8, ऑल सिंग सुनामी। महाबलीपुरम ये हमारे दक्षिणी भारत में स्थित एक प्राचीन शहर है। 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इस प्राचीन शहर के बीच में 7 खूबसूरत मंदिर थे, पर पुराणों के हिसाब से महाबलीपुरम शहर की सुंदरता देखकर इंद्रदेव को जलन हुई थी और गुस्सा होकर उन्होंने एक तूफान बनाकर पूरे शहर को पानी के अंदर डुबा लिया था। कई शताब्दियों से यहाँ सिर्फ एक मंदिर ही बचा है और इस वजह से इतिहासकारों को लगता है कि ये सिर्फ पुराने में लिखी हुई कहानी है या फिर बाकी के मंदिर समय के साथ बह गया था। पर 2004 में आई बड़ी सुनामी ने समुद्री रेखा को 1600 फुट से कम कर दिया था और उसके बाद जो पता चला उसने पुराणों में लिखी कहानियों को जिंदा कर दिया। जमीन में बहुत सारे पत्थर मिले, लेकिन ये पत्थर प्रकृति में नेचुरल तरीके से नहीं बने थे, ये इंसानों ने बनाए पत्थर थे। इनकी पत्थरों की जांच पड़ताल करवाने के बाद ये पता चला कि ये उन 7 गायब हुए मंदिरों के हिस्से थे। लेकिन मंदिर समुद्र के अंदर कैसे गया था यह अब तक पता नहीं चल पाया है। एक थ्योरी ये कहती है कि यह मंदिर साल 952 में आई एक सुनामी के वजह से पानी के अंदर चला गया था। अगर ये बात सही है तो जिस सुनामी ने इन मंदिरों को पानी के अंदर डुबाया था वो इन्हें फिर से कई सदियों बाद हमारे सामने फिर से लाएंगे, जैसे अभी हुआ था। नंबर 7, द 7000 ईयर एक्सप्लोजन। जब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश एम्पायर के लोग वहाँ खुद की बस्ती बसाने के लिए गए थे, उससे पहले वहाँ के लोगों का असली कल्चर कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। बहुत सारी बातें कहानियों के जरिए ही बताई जाती है। इस तरह से इतिहास को रिकॉर्ड करने के तरीके की वजह से इन बातों की असलियत में थोड़े बदलाव आना तो लाजमी बात है, लेकिन ऐसा हमेशा होना जरूरी भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के गुनगुन नाना के लोगों में एक कहानी 7000 सालों से चली आ रही है। उस कहानी के हिसाब से वहाँ एक बार इतना बड़ा धमाका हुआ था कि उसे जमीन को हिला दिया था और जमीन को बहुत ज्यादा गर्म भी कर दिया था। और एक कहानी बताती है कि एक विच डॉक्टर ने जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा बना दिया था और इसमें से धुआं भी निकल रहा था। जो भी इस धुएं में जाता वो कभी वापस नहीं आता। ये खतरनाक धुआं ज्वालामुखी से काफी मेल खाता है।
क्योंकि ज्वालामुखी बहुत ज्यादा तादाद में धुएं को आसमान में भेजती है और उसका तापमान 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। ये विच डॉक्टर की कहानी ज्वालामुखी से काफी मेल खाती है और पहले कहानी के हिसाब से जमीन हिलना और गर्म होना ज्वालामुखी का ही एक काम हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक्टिव ज्वालामुखी के हिस्से में नहीं आता है। तो ये सारी चीजें कहानी में आई तो आई कैसे? अभी की एक रिसर्च बताती है कि पुराने समय में ऑस्ट्रेलिया एक्टिव ज्वालामुखी वाले रीजन में था। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि किंद्रारा गड्ढे में स्थित पाए जाने वाले लावा के पत्थरों को स्टडी करने के बाद पता चला कि 7000 साल पहले ही यहाँ एक ज्वालामुखी फूटने की घटना हुई थी। ये वही समय है जहाँ से ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे कि कहानी बताती है कि किंद्रारा ज्वालामुखी के घटनाएं जमीन में गड्ढा कर दिया था और जैसे कहानियों में आग और धुआं बताया गया है, इस ज्वालामुखी की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा धुआं और लावा आसमान में छोड़ा गया था। ये कहानी इस कल्चर में लगभग 230 पीढ़ियों से चली आ रही है और अब तक इनमें इतनी सारी सच्चाई है। नंबर 6, अ सिंकिंग फीलिंग। सोलोमन के द्वीपों में अरोरा मेनू नाम के एक व्यक्ति की कहानी सदियों से चली आ रही है। इस व्यक्ति की बीवी किसी और आदमी के साथ टियामुनु आइलैंड पे रहने के लिए चली गई थी और बदला लेने के लिए इसने टियामुनु आइलैंड को श्राप दे दिया था और इस आइलैंड को पानी के अंदर डुबाने के लिए इसने काली शक्तियों का सहारा भी लिया था। अरोरा मेनू ने दूर से टियामुनु आइलैंड को समुद्र में डूबते हुए देखा भी था और साथ में उस आइलैंड में रहने वाले सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन जियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि इस कहानी में कुछ असलियत भी है। ऐसा कहा जाता है कि टियामुनु आइलैंड असलियत में था और वो 400 साल पहले तक ये पानी के ऊपर ही था, पर बाद में गायब हो गया था। साइंटिस्ट का मानना यह है कि पानी के अंदर जमीन खिसकने की वजह से यह आइलैंड पानी के अंदर चला गया था। टियामुनु आइलैंड की लोकेशन 5 किलोमीटर गहरे जॉनसन स्ट्रेट से काफी नजदीक है और वहाँ किसी डूबते हुए आइलैंड का मलबा भी है। अगर ये आइलैंड असलियत में समुद्र के अंदर डूबा होगा तो इस घटना की कहानी बनना तो लाजमी बात है। नंबर 5, इजिप्ट स्क्रोल ऑफ सीक्रेट। द ग्रेट गिजा पिरामिड का कंस्ट्रक्शन किसी पहली से कम नहीं है और इनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री पिरामिड के बड़े पत्थरों की है जिन्हें क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया गया था। यह सच है कि एक बहुत बड़े कौशलता का ये काम था जिसका जवाब हमें सालों से पता नहीं चल पाया है, लेकिन 2013 में पब्लिश हुए पेपर ने कुछ सवालों के जवाब हमारे सामने रख दिए थे। हुवाई अल्जार नाम के एक प्राचीन सी पोर्ट के पास एक गुफा में जो गीजा से 650 किलोमीटर दूर है, वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को 4600 साल पुराना एक स्क्रोल मिला है। यह स्क्रोल एक इजिप्शियन कामगार की डायरी में था जिसमें लिखा गया था कि कैसे पिरामिड के बड़े पत्थरों को क्वेरी से गिजा तक पहुंचाया जाता है। इन पेड़ पत्थरों को इंसानों ने बनाए हुए नदियों के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाया जाता था। उसके बाद इस प्राचीन कामगार के हिसाब से इन पत्थरों को तेल लगी लकड़ियों के पटरी के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। एलियंस जी हमें माफ कर दो, इस बार सारा क्रेडिट जीनियस इजिप्शियन को मिलने वाला है। नंबर 4, पार्किंग लॉट किंग। जब आप ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बारे में सोचते हैं तब आप पैसा और लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचते होंगे, लेकिन पश्चिमी इंग्लैंड में स्थित एक पार्किंग लॉट किंग रिचर्ड III की समाधि थी। किंग रिचर्ड की मृत्यु बॉसवर्थ के युद्ध में साल 1485 में हुई थी और इनकी समाधि लास्टे में स्थित ग्रेफायर चर्च में बनाई गई थी। लेकिन 50 साल बाद हेनरी VIII ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और उनमें से ग्रेफायर चर्च का नाम भी था। इस घटना में किंग रिचर्ड III की बॉडी गायब हो गई थी और सदियों से किंग रिचर्ड III की बॉडी कहाँ है ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई थी। लेकिन साल 2000 की शुरुआत में बहुत सारे इतिहासकारों का मानना ये था कि ग्रेफायर चर्च का शमशान पार्किंग लॉट के नीचे था। इन इतिहासकारों के इसी चीज की पुष्टि करने के लिए फंडिंग जमा की थी और अगस्त 2012 में उन्होंने एक हड्डियों का ढांचा ढूंढ लिया था जिस पर के घाव रिपोर्ट बताती है कि किंग रिचर्ड के घाव जैसे ही थे। जब इस हड्डी के ढांचे के दांत की डीएनए टेस्टिंग करवाई गई तब रॉयल फैमिली मेंबर से देखने के बाद तो पता चला कि रिसर्चर्स के हिसाब से ये थ्योरी सही थी और सालों पुरानी मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। इसलिए हम कहते हैं कि खुद के कब्र के लिए अभी से जगह ढूंढ लो, नहीं तो सुकून से सोने भी नहीं मिलेगा। नंबर 3, द फेट ऑफ अटलांटिस। 360 बीसी में एक प्राचीन फिलोसोफर प्लेटो ने एटलांटिस आइलैंड की कहानी बताई थी। इस कहानी में प्लेटो ने एक ऐसे परफेक्ट सोसाइटी के बारे में बताया था जो एक गोल्ड शहर में रहते थे, पर एक दिन एटलांटिस पर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फूटने की घटनाएं हुई थी और यह आइलैंड समुद्र में डूब गया था। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना यह है कि एटलांटिस शहर सिर्फ एक कल्पना है और कुछ लोगों का मानना यह है कि एक प्राचीन सभ्यता की कहानी है, जैसे कि मैनोवंश और अटलांटिस की कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं है। 1960 में ग्रीक के स्टाएटोरियस आइलैंड पर हुई एक खनन से ये पता चला कि ये कहानी नहीं है। यहाँ के घर बनने के बहुत पहले
ब्रॉन्ज एज के दौरान मिनोवंस यहाँ रहते थे, लेकिन अभी के रिसर्च के हिसाब से 1600 बीसी में एक ज्वालामुखी फटने की घटनाएं स्नाइटूरियन मिनोवंस को खत्म कर दिया था और आसपास के पूरे जगह को तबाह भी कर दिया था। स्नाइटूरियन, जिसे इस पूरे डूबते हुए ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया था, वो इनका सामना ज्वालामुखी से नहीं कर पाई थी। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि आसपास की जमीन टूटकर पानी में चली गई थी। लेकिन ये सब होने के पहले एलन प्लेटो ने बताया आइलैंड काफी मेल खाता है जैसे इस तरह की गोल रिंग सिटी। अब तक पता नहीं चला है कि एटलांटिस असली है या नहीं, पर सैंटोरिनी का उगम और अंत प्लेटो के कहानी से काफी मेल खाता है। नंबर 2, द रियल पाइड पाइपर। आप सबने बचपन में टीवी या फिर इंग्लिश बुक में पाइड पाइपर की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के पीछे कुछ गहरे राज भी छुपे हुए हैं। आज की कहानी के हिसाब से पाइड पाइपर उसके जादुई बांसुरी को बजा के चूहों को घर से निकालकर गांव के बाहर लाया करता था, और जब गांव के लोग उसे उसका हर्जाना नहीं देते थे तो बदला लेने के लिए वो गांव के बच्चों को उसके साथ लेके जाता था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह कहानी असली है। पाइड पाइपर कौन था और उसने क्या किया था, यह एक डिबेट की बात है। हैम्लिन में एक समय में ऐसी एक कांच की खिड़की थी जिस पर लिखा गया था कि कैसे साल 1284 में पाइड पाइपर उनके गांव में आया और 130 बच्चों को अगवा करके लेके गया था। जैसे कि हमने दुनिया की तबाहियां, जिसे हमने बच गए नाम के एक वीडियो में बताया था कि कैसे चूहे ब्लैक डेथ के महामारी से जुड़े हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ इस कहानी में बच्चे मतलब ब्लैक डेथ महामारी का शिकार बने छोटे बच्चे थे और चूहा मतलब पाइड पाइपर था। लेकिन कुछ दशकों के बाद इतिहासकारों का मानना ये था कि हैम्लिन गांव के बच्चे मध्ययुगीन समय के एक बुरे घटना का शिकार बने थे। उस समय कुछ लोगों का ऐसा होता होगा कि फैमिली मेंबर्स उनके बच्चे को बेच देते होंगे ताकि लोग वहाँ नए जगहों पर रहने जा सके, और कभी कभार इन बच्चों को युद्ध में लड़ने के लिए भी खरीदा जाता था। लेकिन ये थ्योरी कुछ भी नहीं है। एक सबसे अजीब थ्योरी पाइड पाइपर को डांसिंग मैनिया नाम की घटना से जोड़ती है। मध्ययुगीन समय में बहुत सारे लोगों में नाचने की अजीब सी भावना उठी थी, और ये कोई मजाक नहीं है। ये लोग सिर्फ नाचते ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे और इनकी नाचने की वजह से मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी साइकोलॉजिकल घटनाएं लोगों के साथ द साइको एक्टिव फंगस खाने की वजह से होती थी, जिसे अर्गा कहते हैं, जो ब्रेड बनाने के लिए लगने वाले खाने के साथ जंगली घास के जरिए आते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पाइड पाइपर की घटना इस साइकोलॉजिकल घटना से जुड़ी हुई है। ये कहानी इन सारे कहानियों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इस सब थ्योरी के सबूत भी है और हैम्लिन गांव के बच्चे भी सच में गायब हुए थे। जो भी हो, पर ये इतिहास का एक अजीब हिस्सा है। नंबर 1, ब्लैक बियर्ड लॉस्ट रिवेंज। ब्लैक बियर्ड ये इतिहास के सबसे खतरनाक पायरेट है जिन्होंने इनकी सबसे खतरनाक शिप क्वींस एनास रिवेंज को 1717 में हासिल किया था। इस शिप को असलियत में व्यापारी यूस ने बनाया था, जिसमें 40 तोहफे और लुटेरे के लिए बहुत सारी जगह भी थी। 103 फीट के लंबाई के साथ इस शिप ने ब्लैक बियर्ड को पूरे एटलांटिस महासागर में तबाही मचाने के लिए मदद की थी। पर 1718 में क्वींस एनास रिवेंज हार गई थी और उत्तरी कैरोलिना में डूब गई थी, और पूरे 300 सालों तक इस लीजेंडरी शिप के लोकेशन का किसी को भी पता नहीं था। लेकिन 1996 में बहुत सारे नक्शों को और रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स को एक शिप का मलबा कैरोलिना में अटलांटिक बीच में 1.5 किलोमीटर दूरी पर मिला था। ड्राइवर्स को समंदर के अंदर 18वीं शताब्दी के बहुत सारी चीजें मिली थी, जिसमें 30 तोहफे और 2 बड़े एंकर्स भी शामिल थे, और 10 साल के डिबेट के बाद इस शिप के खोज को सही माना गया था। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, और आपके नॉलेज की खोज को हमेशा कायम रखने के लिए हम ऐसा ही डेली वीडियो आपके लिए लाते हैं। वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और वो घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारे साथ आपकी भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर उसको दिल दूंगा रे। बाय।